गाइस स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल रूल, जो हमारा इमरजेंसी का चैप्टर चल रहा है। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रेसिडेंट रूल। आप देखते हैं इसमें ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन। तो जो आर्टिकल 355 है वो इम्पोज करता है एक ड्यूटी सेंटर के ऊपर कि वो इंश्योर करे कि जो गवर्नमेंट है कि सभी स्टेट की वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है उनके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही। और इसी ड्यूटी के अंदर इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी कि जो सेंटर कैन टेक अवे द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कि इसी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए कि वेदर द स्टेट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो जो सेंटर होती है वो एम्पावर है कि वो जो भी पावर है स्टेट गवर्नमेंट की ले लेती है एज पर आर्टिकल 356 इन केस कि जो भी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है स्टेट के अंदर। और इसको ही प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं और ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। लेकिन इस इमरजेंसी इसी रूल के लिए इमरजेंसी वर्ड यूज़ नहीं हुआ जो हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किए थे तीनों ही चीज़ें। अब जो प्रेसिडेंट रूल है वो प्रोक्लेम होता है अंडर आर्टिकल 356 दो ग्राउंड पे। पहला जो आर्टिकल 356 में मेंशन है और अनदर आर्टिकल जो है 365। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपको याद रखना है C5। तो ये हम लोग क्यों याद रखते हैं C5? बिकॉज इसमें जो दो आर्टिकल हैं आपको भले अभी याद रहे, लेकिन एग्जाम टाइम में जो प्रेशर के अगर आप भूले ना तो हम दोनों देखेंगे कि जो C5 है मतलब ये है सेंटर। तो लास्ट में जिसके 5 आ रहे हैं तो उसमें जो प्रोविज़न होंगे अभी आप पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको डिस्कस करते हैं कि C5 का मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो जो आर्टिकल 356 है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, वो प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं अगर वो सेटिस्फाई हैं कि एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है कि इनमें जो गवर्नमेंट है ऑफ स्टेट वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। नोटेबली जो प्रेसिडेंट है वो ऐड कर सकते हैं आइदर एक गवर्नर ऑफ द स्टेट की रिपोर्ट पे या अदरवाइज भी कि बिना उनकी गवर्नर की रिपोर्ट के भी। तो जो हमने देखा आर्टिकल 356 में, तो इसमें जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को नहीं मानती, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती, तब वो प्रेसिडेंट एक सिचुएशन होल्ड करते हैं कि वो ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 356 है उसमें जो कीवर्ड आ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। अब जो हम 365 पढ़ेंगे उसमें क्या बताता है कि जब स्टेट जो है वो फेल हो जाती है कि वो जो भी डायरेक्शन सेंटर के द्वारा दी जाती है उनको फुलफिल नहीं कर पाता, तो इसमें कीवर्ड आता है सेंटर। तो ये लॉफुल हो जाता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए कि एक सिचुएशन होल्ड हो गई है कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो वर्क नहीं कर पा रही ऑन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखिए कि जो आपको याद कराया था C5, तो CE5 है ये, नॉट ओनली C5। तो एक जहाँ पे आर्टिकल लास्ट में 5 आ रहा है तो ये आर्टिकल हमारा कैसे याद रखोगे आप कि ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड जो आ रहा है सेंटर आ रहा है, तो यही हमारा सेंटर कीवर्ड है। बिकॉज ऊपर जो यहाँ पे कीवर्ड है हमारा ऊपर 356 में और 365 दो ही आर्टिकल में हल्का सा कन्फ्यूजन रह सकता है। और 365 जैसे ही आप C5 याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि 365 है बिकॉज एंड में 5 आ रहा है। और ये रिगार्डिंग इसका कीवर्ड है कि सेंटर है कि जब भी स्टेट जो भी सेंटर की डायरेक्शन है फुलफिल नहीं करेगी तो वो प्रेसिडेंट साहब के लिए एक सिचुएशन एक लॉफुल हो जाता है कि वो एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो ऊपर है हमारा 356 इसमें है कि जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है अगर स्टेट, देन जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट कर सकते हैं आइदर ऑन द रिपोर्ट गवर्नर की ऑफ द स्टेट या अदरवाइज भी कि उनकी रिपोर्ट के बिना भी। तो दोनों ग्राउंड आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन देख लेते हैं कि एक प्रोक्लेमेशन जो इम्पोज करता है प्रेसिडेंशियल रूल वो दोनों ही हाउस से पास हो जाना चाहिए विद इन 2 मंथ। हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी है, वहाँ पर ये टाइम पीरियड था 1 मंथ। तो आप ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। हाउएवर अगर जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट रूल का वो इशू होता है उस टाइम पे जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है या डिसोल्यूशन जो लोकसभा का चल रहा है उस दौरान 2 मंथ के टाइम पे। तो जैसे आपको सपोज कराया था कि 1 जनवरी 2020 में ये प्रोक्लेमेशन आया है और उसको जो 1 फरवरी और 1 मार्च 1 फरवरी हमने डेट देखी थी नेशनल इमरजेंसी की कि वहाँ तक इसको अप्रूव हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ चल रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली ये अंडरस्टैंड हो सके। तो लेकिन जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो 1 मार्च तक अप्रूव हो जाना चाहिए विद इन 2 मंथ। और इस 2 महीने के बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या इसका जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो चल रहा होता है कि डिसोल्यूशन लोकसभा टेक प्लेस कि इन 2 महीने के बीच में कि 1 जनवरी 2020 से 1 मार्च 2020 के बीच में चल रहा होता है। तो जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 दिन तक सर्वाइव करता है। कब से? कि जब दोबारा जो लोकसभा होती है वो फर्स्ट शीटिंग करती है कि दोबारा जब रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है। लेकिन इन द मीन टाइम जो राज्यसभा है वो इसे अप्रूव कर दे, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर जब अप्रूव हो जाती है दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, तो ये कंटिन्यू कब तक करती है? तो जब ये अप्रूव हो जाती है दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, तो जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो कंटिन्यू करता है 6 महीने तक, और ये मैक्सिमम एक्सटेंड होता है 3 साल तक। कि लेकिन 3 साल भी कब तक? कि जब इसे हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो टाइम है प्रेसिडेंशियल रूल का 3 ईयर है, लेकिन एक बार में 6 मंथ हो सकता है। 6 मंथ के बाद जो पार्लियामेंट है उसका अप्रूवल की रिक्वायरमेंट लगेगी। हालांकि जो अगर रेजोल्यूशन है लोकसभा का, वो उस टाइम पे हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेजेंट रूल। कि ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 6 मंथ, जैसे 1 जनवरी 2020 से ये प्रोक्लेमेशन हुआ था, तो 1 जून 2020 तक ये चल चुका कि 6 महीने इसको बीत चुके। लेकिन 6 महीने के बाद जब इसको दोबारा रिन्यू कराना है, अप्रूव करना है, तो उस टाइम पे जो लोकसभा है वो डिजोल्व हो चुकी है। इफ द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस, तो उस केसेस में क्या होगा कि दोबारा वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने इनिशियल में लगाया था, ऐसे ही हमने नेशनल इमरजेंसी में डिस्कस किया था कि जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 दिन तक चलेगा। फर्स्ट सीटिंग जो लोकसभा की होती है जो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की गई, और इन द मीन टाइम ये है कि जो राज्यसभा है इसको अप्रूव कर दे। और जो सभी रेजोल्यूशन होते हैं जो अप्रूव करते हैं प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंशियल रूल का और उसका कंटिन्यूएशन का, वो पास होते हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय अ सिंपल मेजोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जिसको भी मेजोरिटी की वीडियोस या मेजोरिटी की टर्म में हल्का सा भी कंफ्यूजन है, तो मेजोरिटी की ऑन बोर्ड वीडियो एक्सप्लेन की गई है, उसे करने के बाद आपको पूरी ही लक्ष्मीकांत में कहीं भी मेजोरिटी टर्म में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था कि वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लगती है फॉर द प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यूएशन। यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल रूल है, यहाँ पे जो प्रोक्लेमेशन है और कंटिन्यूएशन पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, ध्यान रखेंगे आप, बाय सिंपल मेजोरिटी। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, एक न्यू प्रोविजन इसने इंट्रोड्यूस किया कि इसने लिमिट कर दी जो पावर है पार्लियामेंट की, जो एक्सटेंड करती है प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल का 1 साल से ऊपर। इसने प्रोवाइड किया कि जो 1 साल से ऊपर जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो एक्सटेंड होगा 6 महीने के लिए ही एक बार में, लेकिन 2 कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब ओनली, कि 1 साल हो चुका उसके बाद 6 महीने के लिए एक्सटेंड होगा। लेकिन जब 2 कंडीशन फुलफिल होंगी, इसमें फर्स्ट है कि जब नेशनल इमरजेंसी कहीं भी पूरे पार्ट इंडिया में या किसी एक पार्ट में लगी हुई हो। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक सर्टिफिकेशन दे दें कि जो जनरल इलेक्शन है किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ द कंसर्न स्टेट वो हो नहीं सकते बिकॉज ऑफ द अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज। तो एक प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट रूल का, उसे रिवोक कैसे करते हैं? तो ये रिवोक किया दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किसी भी टाइम, और सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें पार्लियामेंट्री की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, रिजल्ट क्या आता है जब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है? तो जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर गेन कर लेते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो क्या क्या है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, जो भी गवर्नर की पावर्स होती हैं या कोई अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट में, कि इनके सभी फंक्शंस ही ले लेते हैं। ही कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर जो वेस्टेड है इन द गवर्नर और एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट की। और ये डिक्लेयर करते हैं कि जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की वो एक्सरसाइज की जाएगी अब पार्लियामेंट के थ्रू, कि जो भी काम स्टेट लेजिस्लेचर कर रहा था वो पार्लियामेंट करेगा। And he can take all other necessary steps, including suspension of constitutional provision related to any body or authority in the state, कि वो necessary steps ले सकते हैं कि regarding suspension किसी भी constitutional provision का जो भी किसी body के regard है, relate करता है या authority of the state। तो यहाँ पे कीवर्ड जो है वो suspension है, कि कुछ टाइम के लिए, पूरा ही डिजोल्व नहीं। इन दोनों ही कीवर्ड का मतलब जरूर समझेंगे कि जो सस्पेंशन होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन जब डिसोल्व करते हैं जैसे लोकसभा है तो वो दोबारा ही फिर बनती है। देयरफॉर जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है स्टेट में, तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकते हैं, डिसमिस कर देते हैं जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जिन्हें हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। और जो स्टेट गवर्नर होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, सभी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरी करता है किसकी हेल्प से, जो चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का या जो भी एडवाइजर होते हैं जो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। और इसी कारण की वजह से जो प्रोक्लेमेशन है अंडर आर्टिकल 356, इसे पॉपुलरली कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। फर्दर जो प्रेसिडेंट है वो आइदर सस्पेंड भी कर सकते हैं या डिसोल्व भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि जब अभी आपको एक्सप्लेन किया गया कि सस्पेंड की कुछ टाइम के लिए, डिसोल्व कर देंगे तो दोबारा ही रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। और जो पार्लियामेंट है वो पास कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर की जो एक्ट है, की जो बिल्स हैं और जो
बजट्स भी है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि द पार्लियामेंट passes the state legislative bills and the budget, or when the state legislature is thus suspended or dissolved। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होगी कुछ टाइम के लिए या डिजोल्व हो चुकी दोबारा पूरी रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो डेलीगेट करती है पावर कानून बनाने की स्टेट फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाई हिम इन दिस रिस्पेक्ट, कि जो भी कानून बनाने की पावर है तो वो पार्लियामेंट किसको दे देती है, वो प्रेसिडेंट साहब को दे देती है, या कोई भी अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट साहब ने उसके लिए स्पेसिफाई की गई हो। और जो पार्लियामेंट है, और इन केस ऑफ डेलीगेशन the president or any other specific body can make law conferring powers and imposing duty on the center, कि जो पार्लियामेंट है और इन केस जब वो डेलीगेट करती है अपने पावर्स को, कि जो प्रेसिडेंट होते हैं या अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी को वो कानून बना सकते हैं ऑन द कन्फरिंग पावर जो भी इम्पोज करी गई है ड्यूटी सेंटर के ऊपर या उसके ऑफिसर्स के ऊपर या अथॉरिटीज़ के ऊपर। और जो प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज है कि जब भी लोकसभा सेशन के अंदर नहीं होती तो जो भी एक्सपेंडिचर होता है फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट के जो कंसोलिडेट फंड ऑफ है पेंडिंग इट्स सेंक्शन बाय द पार्लियामेंट, तो जो भी पेंडिंग सेंक्शन पड़ा है पार्लियामेंट के द्वारा कि जो भी फंड एक्सपेंड करना है फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ द स्टेट, तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज है। जो प्रेसिडेंट है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं कि व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, क्या प्रोपोगेट कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस ला सकते हैं फॉर द गवर्नेंस ऑफ स्टेट। तो हमने 4 डिस्कस किए, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ द प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर गेन कर लेते हैं। फर्स्ट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नर की पावर है, किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर है, वो सभी प्रेसिडेंट के पास आ जाती है और ये डिक्लेयर करते हैं कि जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की वो पार्लियामेंट द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि ये सभी नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं कि जो भी सस्पेंशन करना होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का जो रिलेट करता है किसी भी अथॉरिटी से या बॉडी से स्टेट के अंदर। देयरफॉर जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज होता है स्टेट में। देयरफॉर जब भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है स्टेट के अंदर, जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। फिर हमने पढ़ा कि जो स्टेट गवर्नर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन कैरी करते हैं किसके हेल्प से, चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के या कोई भी एडवाइजर जो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। दिस इज वाई जो प्रोक्लेमेशन है अंडर आर्टिकल 356 उसको पॉपुलरली इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है स्टेट के अंदर। फर्दर जो प्रेसिडेंट है वो अदर सस्पेंड कर सकते हैं या डिसॉल्व भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। दोनों ही कीवर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। सस्पेंशन फॉर होता है कि कुछ टाइम के लिए दोबारा उसको वापस आ गया, लेकिन जो डिसोल्यूशन है तो कि उसमें तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट की जाता है फिर। और जो पार्लियामेंट है वो पास कर देती है स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स भी और भी इनेक्ट भी कर देती है जो बजट भी है। और जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होती है डिसॉल्व होती है, फिर इसमें पढ़ा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो पार्लियामेंट है वो डेलीगेट कर सकती है जो पावर है कानून बनाने की प्रेसिडेंट को या किसी अथॉरिटी को जो उसके द्वारा स्पेसिफाई की गई हो। और जो पार्लियामेंट है और इन केस ऑफ डेलीगेशन द प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो कानून बनाने की या कोई भी इम्पोज की गई है ड्यूटी, इन सभी के लिए प्रेसिडेंट साहब को दे दी जाती है। और जो प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज करते हैं कि जब भी लोकसभा सेशन के अंदर नहीं हो कि जो भी एक्सपेंडिचर करना है कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से जो पेंडिंग है उसके लिए सभी जो काम के लिए प्रेसिडेंट साहब ऑथराइज हो जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को भी प्रोमलगेट कर सकते हैं जो पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं होती। यहाँ तक आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। और जो कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा या किसी भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी के द्वारा वो कंटिन्यू रहते हैं टू बी ऑपरेटिंग इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। ये आपने सेंटर स्टेट में भी हमने डिस्कस किया था कि ये कॉन्करेंस नहीं होते कि जब तक प्रेसिडेंट रूल चलेगा तब तक ही जो भी कानून इसमें बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा वो चलेंगे, ये उसके बाद भी चल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पीरियड है को टर्मिनस नहीं है, इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, बट इट कैन बी रिपेल्ड और ऑल्टर्ड री इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कि ये जो भी कानून बनाए जाते हैं कि पार्लियामेंट द्वारा जब भी प्रेसिडेंट रूल लगा होता है तो इसकी री इनेक्ट करने की, इसे ऑल्टर करने की, इसे अमेंड करने की पावर जो किसको दी गई है, ये स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक बात नोट करनी चाहिए यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट है वो एज्यूम नहीं कर सकते हिमसेल्फ कि जो भी पावर कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट को दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से ऑब्जेक्टिव ये बार बार उठाते रहते हैं कि जो भी स्टेट हाई कोर्ट की जो भी पावर्स है वो नहीं ले सकते। जो प्रेसिडेंट साहब है कैन नॉट एज्यूम द हिमसेल्फ जो भी पावर दी गई है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को।
और सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इट, वो भी नहीं कर सकते। दूसरे वर्ड्स में लिखेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, स्टेटस है, वो पावर है, फंक्शंस है कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट का, वो सेम रहता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूज देख लेते हैं आर्टिकल 356 का कि सिंस 1950 जो प्रेसिडेंट रूल है वो 125 ओकेजन से भी ज़्यादा यूज़ हुआ है एंड ऑन एन एवरेज 1 साल में 2 बार लगता है। फर्दर ऑन नंबर ऑफ ओकेजन जो प्रेसिडेंट रूल है इम्पोज होता है आर्बिट्रेरी मैनर में फॉर पॉलिटिकल और पर्सनल रीजन। हैंस जो आर्टिकल 356 है एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सी और क्रिटिसाइज प्रोविजन बन गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब कंपेरेटिव टेबल देख लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में नेशनल इमरजेंसी डिस्कस किया है, अब प्रेसिडेंट रूल डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में देखा था, तो इसमें है कि ये प्रोक्लेम होती है ओनली जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या उसके किसी पार्ट को खतरा होता है। किन ग्राउंड पे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रेबेलियन। वॉर आपको और एक्सटर्नल एग्रेशन ये तीनों ही कीवर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिए गए थे। जिसको कुछ डाउट हो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और ये 356 से ये कब प्रोक्लेम किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है वो अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही होती ड्यू टू द रीजन विच मे नॉट हैव एनी कनेक्शन, कि इसका कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन से। तो ये डिफरेंस हो गया है। और जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है कि ड्यूरिंग इसके ऑपरेशन में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है वो कंटिन्यू करते रहते हैं फंक्शन और एक्सरसाइज भी करते हैं। जो भी पावर उनको असाइन की जाती है हमारे संविधान द्वारा वो करते रहते हैं वो। और ये इट्स इफेक्ट इज दैट कि इसका जो नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है कि जो सेंटर है गेट कॉन्करेंट पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेचर, कि जो सेंटर है मतलब स्टेट में वो के लिए वो भी कानून बना सकती है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर इन द स्टेट लिस्ट की जो भी किसी मैटर पे। अब इसके अंदर क्या होता है जो प्रेसिडेंशियल रूल कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो डिसमिस हो जाता है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है आइदर सस्पेंड होगी या डिजोल्व होगी। सस्पेंड कुछ टाइम के लिए होगी, डिजोल्व खत्म हो चुकी है, अब रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। और जो प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रेसिडेंट है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं स्टेट को गवर्नर के थ्रू। और जो पार्लियामेंट वो कानून बना सकती है, कानून बनाती है स्टेट के लिए। और इन ब्रीफ जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट की वो किसके द्वारा एज्यूम की जाती है? वो सेंटर के द्वारा की जाती है। तो दोनों डिफरेंस आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस दिया गया है कि जो नेशनल इमरजेंसी के द्वारा जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है और जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है अपने आप से ही, एंड दैट इज इट कैन नॉट डेलीगेट द सेम टू एनी अदर अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट है वो जो भी मैटर्स स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए उन पर खुद कानून बना सकती है, वो दूसरे को नहीं देती किसी भी अथॉरिटी को। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में जो पार्लियामेंट है जो भी कानून बनाने की पावर है वो प्रेसिडेंट को देती है और किसी भी अदर अथॉरिटी को जो इसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाए। जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंशियल रूल के फर्स्ट पॉइंट में हमने। सो फार जो प्रैक्टिस है हैज़ बीन फॉर द प्रेसिडेंट कि ये प्रैक्टिस क्या है कि प्रेसिडेंट ही कानून बना सकते हैं फॉर द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर दैट स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रेसिडेंट कानून बनाते हैं उस स्टेट के लिए तो वो किससे कंसल्ट करते हैं? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उस कंसर्न स्टेट से। और सच लोगों को प्रेसिडेंट एक्ट बोलते हैं कि जो भी कानून ऐसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट साहब द्वारा बनाते हैं उनको प्रेसिडेंट्स एक्ट बोलते हैं। फोर्थ दिया था कि देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड कि जो नेशनल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, ये कंटिन्यू चलती रहती है इंडेफिनेटली कि बस 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल में हम मैक्सिमम पीरियड 3 साल पढ़ चुके हैं और इसका देर आफ्टर ये एंड हो जाती है और जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है दोबारा रिस्टोर हो जाती है। और ऑलरेडी ऊपर सब डिस्कस कर चुके हैं कि 6 महीने बाद इसको अप्रूवल लगता है और 1 साल के बाद जो 2 हमने केसेस पढ़े कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए तब ये 1 साल से ऊपर एक्सटेंड होती है, वो भी 6 महीने के लिए। फिफ्थ है कि अंडर दिस नेशनल इमरजेंसी में जो रिलेशनशिप होती है सेंटर की स्टेट के साथ वो मॉडिफिकेशन में चली जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में जो रिलेशनशिप होती है ओनली द स्टेट अंडर इमरजेंसी विद द सेंटर, केवल जो भी स्टेट के अंदर जो इमरजेंसी लगी रहती है वो ही मॉडिफिकेशन में जाती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में जो सभी स्टेट है ऑल द स्टेट वो मॉडिफाई हो जाती है विद द रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर। सिक्स्थ है कि जो भी रेजोल्यूशन होता है पार्लियामेंट का जो प्रोक्लेमेशन अप्रूव करता है नेशनल इमरजेंसी में वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगती है। और ये नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट करती है फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन को, लेकिन प्रेसिडेंट रूल कोई भी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट नहीं करता।
8th है कि जो लोकसभा है पास करती है रेजोल्यूशन रिवोकेशन के लिए जब इसको एंड करनी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट साहब एम्पावर है कि वो इसको रिवोक कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम है जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था वो पंजाब के अंदर हुआ था 1951 के अंदर, एंड बाय नाउ ऑलमोस्ट जो सभी स्टेट्स हैं वो एक बार या 2 बार आ चुके हैं इसके कंट्री में, वंस और ट्वाइस और मोर। जो डिटेल इस रिगार्ड की कि इस एंड के चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे कहाँ कहाँ पे लगी हुई थी, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको उसकी। और जब जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के हुए थे 1977 में आफ्टर द इंटरनल इमरजेंसी, तो जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी थी वो हार गई थी और जनता पार्टी पावर में आ गई थी। जो नई गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई के द्वारा जो हेड की जा रही थी, उन्होंने इम्पोज कर दिया था प्रेसिडेंट रूल 9 स्टेट के अंदर, जहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी पावर के अंदर थी, ऑन द ग्राउंड दैट जो असेंबलीज हैं इन स्टेट्स की वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही, जो भी वोटर्स हैं उनका इच्छाएं जो है, जो कांग्रेस पार्टी दोबारा पावर में आती है 1980 में, और ये भी सेम 9 स्टेट में ऑन द सेम ग्राउंड इमरजेंसी लगा देती है। फिर 1992 में जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज होता है 3 बीजेपी रूल स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। किस ग्राउंड पे कि देयर वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सिंसियरली, जो भी इम्पोज की गई है प्रैक्टिस सेंटर के द्वारा। तो ऑलरेडी आपको C5 याद किया गया है, तो 365 में लगेगा सेंटर। तो जो लैंडमार्क जजमेंट होता है बोमाई केस का 1994 का, तो जो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है वैलिडिटी इस प्रोक्लेमेशन की किस ग्राउंड पे कि जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक फीचर है संविधान का, बट जो कोर्ट है वो अपहोल्ड नहीं करती। जो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया नागालैंड के अंदर 1988 में उसको मना करती है, और जो कर्नाटका के अंदर लगाया गया था 1989 में, और जो मेघालय के अंदर लगाया गया था 1991 के अंदर। जो B.R. अम्बेडकर हैं जब वो रिप्लाई करते हैं इस क्रिटिक को, इस प्रोविजन को इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो होप डेट कि जो ड्रास्टिक पावर जो भी दी गई है आर्टिकल 356 में, वो एक डेड लेटर वुड रिमेन अ डेड लेटर एंड वुड बी यूज ओनली, कि जब भी एक लास्ट ऑप्शन बचे तभी इसे इस्तेमाल करें। तो ये आप पढ़ सकते हैं जो भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है कि जो स्कोप है नहीं जुडिशियल रिव्यू का, कि आर्टिकल जो अमेंडमेंट है 38 अमेंडमेंट 1975 का, जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का कि जो वो इन्वोक करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं 356 का, उसका फाइनल किया गया और कंक्लूसिव किया गया कि इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का वो सेटिस्फैक्शन जो प्रेसिडेंट का वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इन बोमाई केस 1994 की जो फॉलोइंग प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के बाय द लेट, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो देख लेते हैं जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है इशूइंग प्रेसिडेंट रूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि ये सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू उसका होगा। और जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का वो रिलेवेंट मटेरियल पे होना चाहिए, और जो भी एक्शन है प्रेसिडेंट के वो मस्ट बी स्टक डाउन बाय द कोर्ट। ये भी जो भी एक्शन लिया है प्रेसिडेंट के वो मना कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा, अगर वो किस बेस पे होंगे कि एक्स्ट्रावेंशन इलरेलेवेंट होंगे या फालतू में होंगे या मेलाफाइड होंगे बिल्कुल। तो ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी गई टर्म्स। नेक्स्ट इनोवेज की जो भी बर्डन लाइज करता है सेंटर के ऊपर टू प्रूव डेट रिलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट टू जस्टिफाई द इम्पोजिशन, जो कोर्ट ने कि जो बर्डन है कि रिलेवेंट मटेरियल फैक्ट के रिगार्डिंग कि ये सही लगाई गई वो सेंटर के पास दी गई कि वो बताएंगे। जो कोर्ट है वो कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस कि मटेरियल की करेक्टनेस या उसकी एडुकेसी पे नहीं जाएगा, लेकिन ये देखेगा वेदर इट कैन रिलेवेंट टू द एक्शन, कि जो भी एक्शन ले गए हैं उसके लिए ये सही है या नहीं है। क्योंकि मटेरियल जो भी ये फैक्ट देखेंगे इसको ये नहीं देखेगा मटेरियल को कि ये मटेरियल सही नहीं है, उसके जो भी उससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो भी इन्होंने एक्शन लिए उसको वो देखेगा। अगर जो कोर्ट होल्ड कर देता है कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, तो ये इट हैज़ द पावर कि जो कोर्ट के पास अब पावर है कि वो दोबारा जो डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट थी उसे रिस्टोर कर सकता है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन्होंने सस्पेंड की थी कि कुछ टाइम के लिए, डिसोल्व की थी कि दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की गई, उसको दोबारा कोर्ट रिवाइव कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 6th है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है शुड बी डिसोल्व ओनली, कि केवल तभी डिसोल्व की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा, नहीं, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसोल्व ओनली आफ्टर, जो केवल तब डिसोल्व की जाएगी जब पार्लियामेंट है अप्रूव कर देता है जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है, उससे पहले नहीं की जाएगी। और अंटिल जब तक ये अप्रूवल नहीं होता तो प्रेसिडेंट केवल सस्पेंड कर सकते हैं असेंबली को कि कुछ टाइम के लिए, डिसोल्व नहीं कर सकते। इन केस जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव नहीं कर पाता प्रोक्लेमेशन, तो जो असेंबली है दोबारा रीएक्टिवेट हो जाती है, केवल सस्पेंशन ही है कुछ टाइम के लिए।
समझते हैं कि जो सेकुलरिज्म है बेसिक फीचर है हमारे संविधान का। हैंस जो भी स्टेट गवर्नमेंट परस्यू कर रही एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स वो लायबल है कि उसके प्रति ये एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट का कि जो कॉन्फिडेंस लूज कर रही है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो फ्लोर टेस्ट पे इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये करंट में भी बार बार इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अनटिल दैट इट इज़ डन द मिनिस्ट्री शुड नॉट बी अनसीटेड, कि जो मिनिस्ट्री है वो तब तक नहीं बैठेगी जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। और 9th क्या कहता है कि वेयर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एज्यूम पावर एट द सेंटर इट विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज फॉर्म बाय अदर पार्टीज इन द स्टेट्स, कि जब भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, सेंटर कहता है कि जो भी मिनिस्ट्रीज पुरानी पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है तो उसके पास जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो वो ऑथराइज नहीं है कि वो डिसमिस कर सके जो पुरानी मिनिस्ट्रीज है। ये बोमाई केस हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पावर है अंडर आर्टिकल 356 वो एक्सेप्शनल पावर है, वो केवल ओकेजनल टाइम पे जब बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट बचता है वहीं पे यूज किए जाने चाहिए। अब देखते हैं केसेस ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज। और जो भी रिपोर्ट थी सरकारी कमीशन की सेंट्रल स्टेट रिलेशन में और जो सुप्रीम कोर्ट की बोमाई केस में जो भी सिचुएशन एज पर आर्टिकल 356 की थी तो उन्होंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर का बताया गया है कि इम्पोजिशन प्रेसिडेंट रूल का कब प्रॉपर होगा और कब इम्प्रॉपर होगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करें प्रॉपर कि जब व्हेन आफ्टर जनरल इलेक्शन की जब भी असेंबली होती है तो उसमें जो डिस्क्रिशनरी होती है प्रेसिडेंट साहब की कि जब भी कोई पार्टी सिक्योर नहीं करती मेजोरिटी उस केस में कि वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शन टू द असेंबली कोई भी पार्टी सिक्योर ना करे और हंग असेंबली हो जाए तो उसमें अगर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो वो प्रॉपर है। और कोई भी जो वेयर द पार्टी हैविंग मेजोरिटी इन द असेंबली डिक्लाइन टू फॉर्म मिनिस्ट्री, जो भी पार्टी मेजोरिटी के अंदर होती है लेकिन मिनिस्ट्री नहीं बना पाती और गवर्नर कैन नॉट फाइंड अ कोलिजन मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री मेजोरिटी के लिए बना पाए असेंबली के अंदर तो तब भी। और वेयर अ मिनिस्ट्री रिजाइन आफ्टर इट्स डिफीट इन द असेंबली and no other party is willing or able to form a ministry commanding a majority in the assembly, कि जब मिनिस्ट्री रिजाइन कर सकती है कर देती है जब असेंबली की डिफीट हो जाती है और कोई जो दूसरी और पार्टीज हैं वो इच्छा नहीं जताती कि वो मिनिस्ट्री बनाएंगी। और तो इस केस में कि प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज करना प्रॉपर है। और जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है सेंटर की वो मानी नहीं जा रही है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उसे डिसरिगार्ड किया जा रहा है, तब भी प्रेसिडेंशियल रूल लगाना बिल्कुल सही है, प्रॉपर है। और ये हम ऑलरेडी ग्राउंड में डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर जो 2 ग्राउंड थे। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये आर्टिकल 356 में आएगा क्योंकि C5 आपको बता दिया गया कि सेंटर 5 से एंड होगा। जो इंटरनल सबवर्जन है वेयर फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है डिलिबरेटरी एक्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो ये लॉफुल हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जो प्रोविजन नहीं मानती वही सिंबल है। जो फिजिकल बैकग्राउंड हो जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है उनको इच्छा से विलफुली रिफ्यूज कर देती है कि वो नहीं मानेंगे और जो खतरे में कर देती है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये सभी केसेस प्रॉपर के। अब नेक्स्ट है इम्प्रॉपर कि जो मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है वो डिसमिस कर देती है और लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट असेंबली के अंदर। और जो गवर्नर रिकमेंड कर देते हैं अगर इस सिचुएशन में कि इम्पोज की जाए प्रेसिडेंट रूल बिना ही ये इन्वेस्टिगेट किए कि ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री बन सकती है नहीं बन सकती और इस केस में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाए देन इन केस ये इम्प्रॉपर है। और जहाँ पे जो गवर्नर है मेक इट्स ओन असेसमेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री कि अपने आप ही उन्होंने असेसमेंट कर लिया जैसे ऊपर डिस्कस किया विदाउट प्रोबिंग कि जो ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री है वो फॉर्म हो सकती है नहीं हो सकती और उसका रिकमेंड कर दे प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए विदाउट अलाउइंग मिनिस्ट्री कि बिना ही मिनिस्ट्री को अलाउ किए कि वो फ्लोर टेस्ट के थ्रू जा सकती है नहीं जा सकती, वो भी इम्प्रॉपर है। और जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो इंजॉय करती है मेजोरिटी सपोर्ट असेंबली के अंदर, वो एक सफर कर जाती है एक मैसिव डिफीट जनरल इलेक्शन में लोकसभा सच एज जो 1977 1980 में हुए थे, ये भी इम्प्रॉपर है। इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसके कारण भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन द स्टेट और एलिगेशन करप्शन के किसी भी मिनिस्ट्री तो इसके दौरान भी जो अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाएगा तो इम्प्रॉपर होगा। ये डायरेक्टली ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जब भी स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्योर वार्निंग टू रेटिफाई इटसेल्फ एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी लीडिंग टू डिजास्टर रिजल्ट। नेक्स्ट है कि जो भी पावर यूज की जाती है टू सॉर्ट आउट इंटर पार्टी प्रॉब्लम्स, तो जो भी इंटर पार्टी के बीच में चल रहा है मेल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है डिस्टर्बेंस चल रहा है रूलिंग पार्टी इंजॉय करे लेकिन सफर कर जाती है डिफीट को भी, तो इन सभी केसेस में जब लगाया जाता है
तो इम्प्रॉपर का केसेस है। तो गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो 3 पार्ट में इसकी वीडियो आनी है, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर हम देखेंगे। तो मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछिए और सब्सक्रिप्शन बटन दब जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।